हमने जो आपको बड़ा टफ लग रहा था कि मैडम इतना लंबा लेंदी टॉपिक है हमारा, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, कैसे करना है, हो गया ना आपका 1.5 घंटे में पूरा, विथ क्वेश्चन आंसर क्वेरीज वटेवर। आज हम देखो क्या करने वाले हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट डायग्राम्स। आप पूछोगे भाई मैडम ये डायग्राम का सेशन क्यों, तो कई बच्चों का क्या होता है, मैं देखती हूँ बहुत सारे बच्चों के जो मार्क्स कटते हैं ना वो डायग्राम में कटते हैं। अब कल को आपने देखा होगा ना न्यूज़पेपर में खोया पाया सेक्शन, अब वो जब कहीं कुछ मिसिंग का रिपोर्ट लिखवाते हैं तो पूछता है ना भाई कैसा है, क्या फोटो है, आइडेंटिटी है। तो ऐसे ही बायोलॉजी में भी अगर आप डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं, कहीं कुछ आया है और उसके रिगार्डिंग अगर आपका डायग्राम है तो वो बना के आना है, बिकॉज तभी आपका आंसर कंप्लीट माना जाएगा। तो शैल वी स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, कल के जैसे, क्योंकि फटाफट बहुत सारा करना है, हमें बायोलॉजी के सारे डायग्राम्स निपटा देने हैं आज, ठीक है। क्योंकि आज के बाद मुझे पता है अब आपका पेपर है और आपको अब इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप फटाफट से अपने दोबारा रिवाइज कर पाएंगे। तो फटाफट से अपनी एनसीईआरटी ले आओ और स्टार्ट कर लो मेरे साथ डायग्राम्स को। चलो चैप्टर वाइज हम चालू करेंगे। चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस, बायोलॉजी का सबसे पहला चैप्टर है भाई, बहुत तगड़ा, बहुत लंबा, आते ही आपका सर चकराता है, 1.5 महीने तक यही चलता रहता है। चलो तो इस चैप्टर में सबसे पहले जो जब उन्होंने चैप्टर का ही नाम दिया तो आपको दिया है एक हार्ट का डायग्राम जो कि लेबल नहीं कर रखा है। यही डायग्राम सेम आपका रिपीट होगा बाद में, तो हम इसे स्किप कर देते हैं। इसको हम एक्चुअली बाद में यूज करेंगे, मैं बताऊंगी कहाँ यूज करेंगे, क्योंकि आपके कई क्वेश्चंस आपने देखा होगा पीवाईक्यू वगैरह में इस तरह के आते हैं कि आपका लेबल करो डायग्राम। बड़ा कॉमन सा ट्रेंड है, ये डायग्राम को लेबल करवाता है आपसे, राइट। तो हम इसे अभी वहां जब वो लेबलिंग की प्रैक्टिस करेंगे ना तब इसको कर लेंगे। तो लाइफ प्रोसेस का देखिए, हमारा जो सबसे फर्स्ट जो टॉपिक है, मैं आपको बिल्कुल टॉपिक वाइज बताती जा रही हूँ, सीरीज वाइज, ध्यान दीजिए। 6.2.1, ठीक है। चलो जी 6.2.1 सबके हाथ में एनसीईआरटी आ गई, पहले तो आ गई ना। आप अगर रेडी हैं तो फटाफट से मुझे चैट सेक्शन में जल्दी से यस 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 करके बताइए कि कितने बच्चों के पास एनसीईआरटी है अभी राइट नाउ। सभी के हाथ में एनसीईआरटी और पेंसिल है कि नहीं है? मेरे हाथ में भी यहाँ पे पेंसिल है, देखिए, क्योंकि हम डायग्राम से रिलेटेड बहुत सारी बातें करेंगे तो उनको आपको वहीं की वहीं हाथ की हाथ लिख लेना। चलिए बताइए फटाफट से मुझे चैट सेक्शन में, आई एम वेटिंग, जल्दी करिए। यस 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 लिख दीजिए, वाई लिख दीजिए, ज्यादा टाइम नहीं है, वाई लिख के छोड़ दीजिए कि यस मैम हमारे पास एनसीईआरटी है एंड वी आर रेडी टू डू इट। चलो आपके साथ करने के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। चलो नेक्स्ट आ जाओ। 6.2.1 ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। देखो अभी तक तो, अब मैं ये बार बार नहीं समझाऊंगी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन 5 स्टेप्स में आपका डिफाइन होगा, ठीक है। वो 5 स्टेप में पहला स्टेप आपका होगा इनटेक करना, इंजेशन, देन डाइजेशन, देन एब्जॉर्प्शन, देन एसिमिलेशन, देन इजेशन। चाहे वो अमीबा का हो, पैरामीशियम का हो, चाहे वो आपका ह्यूमंस का हो, सभी को आपको इन 5 स्टेप्स में करके आना है। ये सारे के सारे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की कैटेगरी के हैं। लेकिन आपका जो सबसे फर्स्ट डायग्राम है 6.2.1 का, वो किसको दिखा रहा है? वो आपका दिखा रहा है कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आपका फोटोसिंथेसिस आता है और प्लांट के लिए रहता है। तो प्लांट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करेंगे और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू करेंगे। तो यहाँ हमें इस डायग्राम में क्या शो हो रहा है, हमें क्या दिख रहा है? यहाँ पे हमें इस डायग्राम में देखिए एक लीफ को दिखाया गया है। लीफ को उन्होंने ऐसे कट करके दिखाया है। यहाँ पे ये जो लीफ का ये जो ग्रीन पोर्शन यू कैन सी हेयर, इसको उन्होंने बोला है लेमिना। क्या बोला है उन्होंने? लेमिना। एक्चुअली जो लीफ का जो पूरा फ्लैट ग्रीन वाला एरिया होता है ना पत्ती का, उसे हम लेमिना कहते हैं या लीफ ब्लेड भी कहते हैं। देन उसके बाद लीफ में आपको पता है मिडरिब, ये मिडरिब है तो ये उन्होंने मार्क की हुई है मिडरिब। देन वेन्स। फोटोसिंथेसिस की साइट, क्योंकि किचन ऑफ सेल, क्या किचन ऑफ सेल आपका क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट प्लांट में कहाँ मिलता है? क्लोरोप्लास्ट आपका सेल्स में मिलता है और मोस्टली आपका ग्रीन कलर का रहता है और वो लीफ में होता है, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे लीफ का दिया है। अब बिकॉज भाई लीफ में भी तो सप्लाई होगी जाइलम और फ्लोएम, तो ये यहाँ पे लीफ का फ्लोएम और जाइलम टिश्यूज मिडरिब में जाते हुए दिखाए हैं। अब इन्होंने क्या किया है, लीफ को ऐसे कट करके, और लीफ आप देखो लीफ कितनी पतली होती है,
बट वो जो पतली सी है ना, बिल्कुल पेपर जैसी थिन है, उस पेपर जैसी थिन के अंदर भी इतनी सारी सेल्स ऐसे लाइन बाय लाइन, ऐसे स्टैक्स में बिल्कुल ऐसे अरेंज रहती हैं। तो यही दिखाया है उन्होंने आपको। सबसे ऊपर जो इन्होंने दिखाया है लीफ की, ये क्यूटिकल दिखाई है। ये लीफ की जो सबसे आउटर मार्जिन है, ये क्यूटिकल है, ये वाली जो लेयर है, ठीक है। वैक्सी क्यूटिकल, क्या नाम दिया है, वैक्सी क्यूटिकल। ये उसको प्रोटेक्शन देती है, एपिडर्मिस के ऊपर होती है। ये जो सेल्स आपको दिखाई हैं, मैं साथ के साथ ड्रॉ करती जा रही हूँ, ये सेल्स आपकी अपर एपिडर्मिस है। देन उसके बाद ये जो आपकी इस तरह से खड़ी हुई जो स्टैक्स में जो सेल्स हैं, आप यहाँ देख रहे हैं, ये बहुत ग्रीन 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 आपका दिख रहा है, ये इसमें क्लोरोप्लास्ट है। बिकॉज लीफ फोटोसिंथेसिस कर रही है तो क्लोरोप्लास्ट उसमें मैक्सिमम होगा कि नहीं। ये क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट, ये सब क्लोरोप्लास्ट है। ये वैक्यूल है बड़ा व्हाइट कलर का जो आपका दिख रहा है, और ये आपका ग्रीन वाला क्लोरोप्लास्ट, तो उन्होंने क्लोरोप्लास्ट को यहाँ पे डाल रखा है। देन उसके बाद ये सेल्स बिल्कुल ऐसे चिपक चिपक के बिल्कुल कॉम्पैक्टली अरेंज नहीं होती हैं, इनके बीच गैप्स होते हैं, और इसे हम कहते हैं, इनके बीच एयर गैप्स हैं। ये वाले जो गैप्स हैं ये एयर गैप्स हैं, एयर स्पेसेस हैं, ये दूर दूर हैं सेल्स। देन उसके बाद स्टोमेटा, स्टोमेटा जनरली क्वेश्चन था ना आपका, कहाँ पे मिलते हैं स्टोमेटा, हमें मिलते हैं लीफ की लोअर सरफेस पे। लोअर सरफेस पे क्यों मिलेंगे भाई, अपर सरफेस पे कईयों में अपर सरफेस पे होते नहीं है, कईयों में कम होते हैं, कईयों में ज्यादातर आपका नीचे लोअर सरफेस पे होते हैं। क्यों, क्योंकि अपर सरफेस पे होगी तो ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा ना, तो वाटर लॉस ज्यादा होगा, राइट। तो ये आपका गार्ड सेल दिखाई है, और ये स्टोमेटा। नेक्स्ट फिगर में उन्होंने गार्ड सेल का दिया है, तब हम गार्ड सेल को समझेंगे। तो ये हो गई आपकी फिगर 6.1, जो कि बायोलॉजी की लाइफ प्रोसेस की सबसे फर्स्ट आपकी फिगर है। क्रॉस सेक्शन ऑफ ए लीफ, लीफ को उन्होंने ऐसे क्रॉस करके और उसका बताया है कि उसके अंदर होता क्या है। चलिए नेक्स्ट पे आ जाए, अब हम हो गया। नेक्स्ट उन्होंने आपका जो डायग्राम दिया है, उन्होंने आपको बताया है कि बिकॉज अब ना उन्होंने क्या किया है, आपको ना फोटोसिंथेसिस समझाया है। तो फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रॉफिक प्लांट में हो रहा है, और फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर रहा है। तो इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर रहा है फोटोसिंथेसिस। तो उन्होंने ये एक एक्टिविटी बेस्ड आपका फोटो है, ये एक एक्टिविटी बेस्ड आपकी डायग्राम है। इस डायग्राम में उन्होंने क्या दिखाया है, वो ये शो कर रहा है कि जो आपका क्लोरोफिल होता है वो नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। ये एक्टिविटी किसको शो कर रही है, ये एक्टिविटी शो कर रही है कि क्लोरोफिल नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। ये मैं आपको बता दूं, पिछले 10 सालों में ना ये हर दूसरी तीसरी बार आ जाती है ये एक्टिविटी। और एक ये एक्टिविटी और एक और एक्टिविटी है, आगे मैं आपको बताऊंगी, वो दोनों बड़ा कंफ्यूज करती हैं कि लाइट इसेंशियल है कि नहीं है फोटोसिंथेसिस के लिए। दोनों एक्टिविटियां बच्चे कंफ्यूज कर देते हैं और छोटी सी गलती कराते हैं। यहाँ यू कैन सी, तो अब देखो क्लोरोफिल नेसेसरी के लिए बताया है, हमारी ये एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी बेस्ड आपका डायग्राम है। यहाँ पे इन्होंने बताना क्या चाह रहा है, वो ये इट डिपिक्ट्स कि जहां जहां क्लोरोफिल होगा ना, वहीं वहीं आपका फोटोसिंथेसिस होगा। तो इसके लिए उन्होंने लीफ कैसी ली है, उन्होंने लीफ ली है वेरीगेटेड। यहाँ ध्यान देना, मैं आपको शब्दों पे भी ध्यान दिलवाऊंगी, क्योंकि ये शब्द आप मिस कर देंगे ना तो आपके नंबर कट जाएंगे। देखिए क्या लिखा है, दिख रहा है ना आप सभी को बुक में, देखिए एनसीईआरटी की बुक में ये डायग्राम। जिसको दिख रहा है वो यस वाई लिखिए, और जिसको नहीं आया वो हैंड रेज करके एन नो लिख दीजिए। तो मैं आपको दोबारा से समझाऊंगी। फटाफट फटाफट डालिए चैट बॉक्स में जल्दी से। चलिए जल्दी जल्दी फटाफट से बता दीजिए। तो हमारा ये जो वेरीगेटेड है, वेरीगेटेड वर्ड का मतलब होता है पैचेस में होना, ठीक है। चकत्ते, मतलब कहीं क्लोरोफिल है कहीं नहीं। आपने क्रोटन की लीफ देखी है, आपने मनी प्लांट की लीफ देखी है, कहीं एकदम डार्क ग्रीन होती है, कहीं आपका येलो होता है। तो दैट मीन्स कि जहां पर येलो पोर्शन है ना बच्चों, वहां पे क्लोरोफिल नहीं है, वहां पे जेंथोफिल वगैरह है। तो वहां पे जो एक्टिविटी है उसकी स्टार्च प्रोडक्शन की, वो बहुत ही कम होगी, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो क्लोरोफिल ए और बी होते हैं वो नेसेसरी है, और बाकी के जो पिगमेंट्स हैं वो एसेसरी पिगमेंट्स की कैटेगरी में आते हैं। तो यू कैन सी, आप देखो यहाँ पे ये येलो कलर दिखाया है और ये ग्रीन कलर है। तो ये जो ग्रीन कलर वाला एरिया है ना पैचेस में, यानी कि हमारी मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी यही होगी।
और आपको मैंने PYQ का सेशन कराया था, आपको लगाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि प्लांट में जब फोटोसिंथेसिस करते हैं ना प्लांट, तो वो जो रिजर्व फूड मटेरियल बनाते हैं ना, वो रिजर्व फूड मटेरियल आपका स्टार्च की फॉर्म में ही जमा होता है। तो यानी कि जहाँ जहाँ क्लोरोफिल होगा ना, वहाँ वहाँ पे स्टार्च होना भी बहुत बहुत ही कॉमन सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्च है। अब स्टार्च है तो स्टार्च को उन्होंने आयोडीन से कलर किया है, बिकॉज आपको इतना तो अब आपको सभी को पता है कि स्टार्च आयोडीन टेस्ट किसके लिए आपका रहता है, वो ब्राउनिश ब्लूइश कलर का दिखेगा, और ये आपका आयोडीन के सोल्यूशन से उसको किया। तो ये स्टार्च आयोडीन टेस्ट है बेसिकली। और ये किसको प्रेजेंस कर रहा है स्टार्च आयोडीन टेस्ट? ये स्टार्च आयोडीन टेस्ट दिखाता है आपका, ये एक्टिविटी शो कर रही है कि आपका क्लोरोफिल है वो फोटोसिंथेसिस के लिए नेसेसरी है। क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है जी, क्योंकि क्लोरोफिल होगा तो ही फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होगी, लीफ अपना ग्लूकोज बना पाएंगी, और ग्लूकोज को किस फॉर्म में वो करेंगी स्टोर? स्टार्च की फॉर्म में। नेक्स्ट फिगर पे आ जाए फटाफट से, बहुत सारी फिगर्स हमें आज पूरी सारी बायोलॉजी की सारी फिगर्स निपटानी है ना। चलो नेक्स्ट देखो, मैंने आपको बताया था ना लीफ में आपको लोअर सरफेस पे स्टोमेटा मिल रहे थे, दिख रहे थे कि नहीं, नजर आ रहे थे कि नहीं, बताइए बताइए जल्दी जल्दी। तो आपके जिनको जो लोग एग्री कर रहे हैं मेरी बात से वो फटाफट बता दीजिए। चलिए, यस जयशिका, वेरी गुड। गार्ड सेल, हमेशा मैं बताती हूँ कि जो स्टोमेटा है वो पोर होते हैं, ओपन पोर होते हैं, वहीं से गैसियस एक्सचेंज होता है। क्या होता है वहां से? गैसियस एक्सचेंज, गैसेस आपका एक्सचेंज होती हैं स्टोमेटा के थ्रू। स्टोमेटा गैसियस एक्सचेंज के लिए बहुत ज़रूरी है। तो भाई जब गैसियस एक्सचेंज के लिए ज़रूरी है तो दैट मीन्स स्टोमेटा के पास होल होना चाहिए, एक छोटा सा दरवाज़ा। भाई आपके घर में दरवाज़ा नहीं होगा किसी कमरे में तो वो कमरा तो बेकार है ना, ना तो उसमें से कोई आ सकता ना बाहर जा सकता। एक बार कमरा बन गया, चार दीवारी पूरी बंद हो गई, ब्लॉक हो गई, तो वो सामान जो रखा है ना तो ना एंट्री होगी ना एग्जिट होगी। तो ऐसे ही इसलिए होल का होना ज़रूरी है, जिससे कि गैसियस एक्सचेंज होता है उसी के थ्रू। और गैसेस एक्सचेंज के अलावा बताओ क्या होता है? जल्दी 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 बता दो, लिखो जल्दी फटाफट से चैट बॉक्स में मुझे बता दो इसका सेकंड फंक्शन स्टोमेटा का। थोड़ा बहुत हम डायग्राम से रिलेटेड सारी चीजें समझ रहे हैं, हाँ दिमाग में आ रहा है लेकिन लिख नहीं पा रहे, क्यों? ट्रांसपिरेशन, वाटर, वाटर कम्स आउट ऑफ द प्लांट, ठीक है, हीट की वजह से, तो ट्रांसपिरेशन भी होता है। अच्छा, अब यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है, इस डायग्राम में आपको क्या चीज देखनी है? इस डायग्राम में देखना है कि जो गार्ड सेल हैं, ये देखो मैं बनाती जा रही हूँ, इसके साथ साथ ध्यान से देखिएगा, ये गार्ड सेल है, ये गार्ड सेल है। कैसी शेप दिख रही है? राजमा जैसी, किडनी बीन जैसी, तो आप क्या लिखेंगे? किडनी बीन जैसी शेप है। अच्छा एक चीज बताओ बच्चों, ये तो पोर है, ये जो ग्रीन कलर में दिया हुआ है ये वाला जो है ये तो पोर है, मतलब ओपन हुआ तो इतना खुला हुआ है, ये पोर है आपका, स्टोमेटल पोर लिखा हुआ है यहाँ पर। तो फिर आप बताइए कि ये जो इतना बड़ा मोटा रीजन है, एक चीज आपने नोटिस की, क्या नोटिस करने वाली बात है? ये एक बार क्वेश्चन आ चुका था रीजन असर्शन में। ये देखिए यहाँ पे ना, ये अंदर से ये इतना मोटी बनाई है, ये देखो ये इतनी मोटी बनी, थिक बनी है कि नहीं? मैंने इसको पूरा कलर कर दिया, ठीक है, दिख रही है, नजर आ रहा है? नजर आ रहा है तो फटाफट से थंब अप का साइन भेज दो, जल्दी 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 जल्दी। मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको यहाँ से क्लैरिटी आ रही है कि नहीं? आप मेरे पास तो बैठे नहीं है, ठीक है जी। चलो ये यहाँ थिक है और बाहर देख रहे हो एक सिंगल पतली सी, तो ये इस किडनी बीन शेप की जो स्टोमेटा की जो सेल्स होती है ना, ये उसकी खासियत है कि वो इनर साइड पे तो थिक होगी और आउटर साइड पे थिन होगी, याद रखना, क्योंकि ये आपके ना कहीं भी एक्सप्लेनेशन में नहीं है,
लेकिन डायग्राम में दिखाया है, और आपको डायग्राम भी एनसीईआरटी का पार्ट है। फिर आपको लगता है अरे कहाँ से आ गया, हमें तो पता ही नहीं था, ये तो बुक में दिया ही नहीं है, एनसीईआरटी से बाहर का आ गया। तो बच्चों एनसीईआरटी से बाहर का कभी कुछ नहीं आता है, आपको ना सिर्फ बहुत ध्यान से उसको पढ़ना होता है। अच्छा, कल मैंने आपको बता दिया था कि स्टोमेटा खुलते कब हैं, ओपन कब होंगे। तो स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग अगर हो तो देखो ये जो दिखा रहा है ना, ये स्टोमेटा को ओपन दिखा रहा है, ये ओपन है, बड़ा है ना होल। और ये कैसा दिखा रहा है, यहाँ बिल्कुल बंद हो गया। आप ये देखो यहाँ पे उन्होंने ना अपनी बुक में देखोगे ना, ध्यान से दिखेगा, यहाँ पे बीच में ऐसे लाइन दे रखी है और कोई ब्लैंक स्पेस नहीं है, ये क्लोज्ड को दिखा रहा है। तो ए और बी अगर करके भी दे सकता है क्वेश्चन कि भाई कौन सी ओपन है और कौन सी क्लोज स्टेज है स्टोमेटा की, वो बताइए, तो आपको ये पता होना चाहिए। अच्छा, स्टोमेटा की सेल्स में किडनी बीन सेल हैं, उसमें ए बी सी, ये क्वेश्चन भी आई थिंक लास्ट टू लास्ट ईयर में आया है। उन्होंने कहा है कि ये जो किडनी बीन शेप है ना, उसमें न्यूक्लियस क्लोरोप्लास्ट, उसमें लेबलिंग करनी थी, ठीक है। तो ये जो दिख रहा है ना आपको, ये येलो कलर का अलग से, ये तो है इसका न्यूक्लियस, और ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रहे हैं आपको राउंड राउंड, ये है क्लोरोप्लास्ट। और ये आपका बीच वाला आपका, ये पूरा की पूरा ये आपका है, इस जो मैंने पूरा ब्लैक कर दिया है, ये है आपका स्टोमेटल पोर, ये ऐसे, ठीक है, ऐसे। जब ये टर्जिड है, फूली हुई है तो ऐसे, जब ये फ्लैसिड होगी, पिचक जाएंगी तो ये ऐसे ऐसे तो जाएगा। और अब देखो यहाँ से ये जो होल है, इसके अंदर से कुछ दिख रहा होगा तो ये दिखना बंद हो जाएगा, ये बिल्कुल ऐसे हो जाएगा, क्लोज स्टोमेटा, ठीक है। समझ में आई इतनी कहानी। ये जो सेल्स हैं जो ग्रीन हैं, इनको हम सबसिडियरी सेल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? सबसिडियरी सेल्स भी कहते हैं। तो फिगर 6.3 ए पार्ट में देखिए ओपन दिखाया है, बी पार्ट में क्लोज स्टोमेटा दिखाया है, और ये आपका आ रहा है, किसके अंडर में आ रहा है, ये आपका आ रहा है फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग के बारे में फटाफट से एक छोटा सा पॉइंट में हाथ ही हाथ बता देती हूँ कि ये आपका वाटर की इनमें कितनी क्वांटिटी है ना, वो इसको कंट्रोल करती है, इसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग को स्टोमेटा की। मतलब अगर वाटर अच्छा खासा होगा तो फूली हुई सेल्स होंगी, आपको फूला हुआ नहीं लिख के आना, सोलन लिख के आओगे तो ठीक है, मतलब लाइक काम चल जाएगा, लेकिन आप, मैं प्रेफर करूंगी आप मत लिखिएगा। आप ना, मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि आप ना प्लीज टेक्निकल टर्म्स यूज करिएगा। तो ये आपका टर्जिड हो गया, और अगर पानी निकल जाएगा सेल में से तो वो पिचक जाएंगी, और जी पिचके हुए को अब आप नहीं लिख के आ सकते ना कि पिचके हुई अवस्था में शुद्ध हिंदी, तो आपको क्या लिख के आना पड़ेगा? फ्लैसिड। फ्लैसिड की स्पेलिंग देख लेना बच्चों, FLACCID। मेरे लेक्चर की हमेशा आपने एक खासियत देखी होगी, जो आपको लगता है, यस दृष्टि वेरी गुड, जैशिका वेरी गुड, जो आपको लगता है कि भाई मुझे लगता है ना कि स्पेलिंग आप पक्का गलती करोगे ना, वो मैं आपको ना बहुत धीरे धीरे बड़े प्यार से बड़े आराम से आपको बताती हूँ, और उसको स्पेल आउट करके भी बताती हूँ। चलो क्लियर। नेक्स्ट देखो बच्चों, कहीं भी आपको कोई भी डायग्राम क्लियर नहीं हो रहा हो ना, फटाफट चैट बॉक्स में हैंड रेस करके उस डायग्राम का आप 6.2.1 6.2.3 व्हाटएवर जो भी उसकी सीरीज सीरियल वाइज है ना, वो लिख देना मुझे चैट बॉक्स में, फटाफट से उसको स्क्रॉल बैक करके उसको ले लेंगे हम। अगेन फिर से उन्होंने जो नेक्स्ट डायग्राम की सीरीज में एनसीईआरटी में दिया है, वो दिया है आपका फिर से एक्सपेरिमेंट बेस्ड आपका डायग्राम है। ये भी बहुत ही सिंपल सा डायग्राम है। इसमें उसने क्या दिखाया है, अच्छा आपको ना इसमें देखना क्या है, देखो आपको गौर क्या करना है, दोनों में बचपन में करते थे ना, छोटी छोटी कॉमिक्स पढ़ते थे, तो उसमें कहते थे पांच गलतियां ढूंढो, क्या गलती है, तो वो एक किसी के सर पे कैप लगा होता था, एक फिगर में, एक में नहीं लगा होता था, जिसने 5 सेकंड में ढूंढ ली वो जीनियस है। तो बस थोड़ा सा ये देखना है, वैसे ही दिमाग चलाना है, वही वाली पजल। आपको देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे ना इस वाले पिक में दोनों पिक सेम है, लेकिन ना अच्छा एक चीज ना, एनसीईआरटी का देखने से ऐसा लगेगा नहीं आपको कि ये फूल मुरझा रहा है और ये फूल बड़ा बढ़िया सा फ्लरिश हो रहा है खूब बढ़िया आराम से, ऐसा लग नहीं रहा है इसमें, ठीक है, कि ये पत्तियां बड़ी बढ़िया से आपकी एक तरफ मुरझा रही हैं और एक तरफ बड़े बढ़िया से हो रहा है। तो दोनों में प्लांट तो स्टेट ना ऑलमोस्ट सेम ही लग रही है, तो आप इसको देख के पता नहीं कर सकते हैं। ये डायग्राम, पहली बात तो मैं बता दूं कि ये डायग्राम आपका शो कर रहा है कि फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड नेसेसरी होती है, जरूरी है। नेसेसरी वर्ड का मतलब है कि भाई अगर वो नहीं होगी तो वो प्रोसेस ही रुक जाएगा। पहले वाले एक्सपेरिमेंट ने बताया था कि फोटोसिंथेसिस से बनता है, क्या बनता है हमारा, स्टार्च, तो उन्होंने
इसमें अंतर देखो क्या है, इस पे ध्यान दो, ये क्या है, यहाँ पे ये मिसिंग है ना, बिल्कुल कहीं नहीं है ये पेट्री डिश। ये वॉच ग्लास जो है इसमें उन्होंने आपका क्या रखा हुआ है, इस पे ध्यान देना है, इसको याद कर लेना है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। केमिस्ट्री के पढ़ते हो इतनी तो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। ठीक है जी, KOH करता क्या है, KOH CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है, KOH CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा। यानी कि अगर आपने KOH रख दिया ना, और इसको किससे ढक दिया है, क्या बताया, ये बेल जार। बेल जार मतलब लाइक पूरा ग्लास का एक जार हो गया, तो मतलब कहीं से बाहर से हवा बिल्कुल नहीं आ रही है, एटमॉस्फेरिक एयर है, ना आ रही है ना जा रही है, यानी कि उसने जितनी ट्रैप कर ली, उसके अंदर जितनी एयर थी ना, उसी में से वो CO2 लेगा। तो अब भाई इसके अंदर जितनी भी एयर थी उसमें से CO2 लेगा, तो यहाँ तो एयर एयर है, अब उसमें CO2 भी है, तो ये तो बड़े आराम से ले लेगा। इसकी CO2 पे किसने डाका डाल दिया भाई, कौन कौन किसने रॉबरी कर ली इसकी CO2 को, इसकी CO2 को चुरा लिया है KOH ने। उसने फटाफट से, बड़ा भूखा है CO2 का, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड का, उसको एब्जॉर्ब कर लिया। तो इसके गैसेस में CO2 की क्या हो गई, एब्सेंस, कमी। भाई जब CO2 की कमी हो गई तो बाकी आप देते रहो, क्लोरोफिल है उसके पास सनलाइट आ रही है, बेल जार में तो क्या है, ट्रांसपेरेंट ग्लास के, उसमें तो धूप तो आती है ना, सनलाइट आ रही है, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसको, कोई फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा, क्योंकि भाई उसके पास तो CO2 ही नहीं है। तो जिस यहाँ वाले पे CO2 नहीं है तो ये मुरझा जाएगा थोड़ा सा, और इसकी ग्रोथ नहीं होगी, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। लेकिन इस डायग्राम में बस थोड़ा सा आपको ऐसे देखने से पता चल सकता है कि देखो इसकी पत्तियां थोड़ी कम बनाई है, और ये इसकी लंबाई थोड़ी सी ज्यादा है, और इसकी लंबी पत्तियों में भी ये जो डाली आ रही है ना, ये थोड़ी सी और लंबी, बस बाकी का मुझे आज तक इसमें कभी कोई फर्क दिखा नहीं। उनको थोड़ा सा और एक बड़ा और एक छोटा बनाना चाहिए था, ये थोड़ा छोटा बना देना चाहिए था, और ये थोड़ा सा बड़ा, इसमें पत्तियां थोड़ी ज्यादा बना देनी चाहिए थी। चलो नेक्स्ट, डन हो गया बच्चों, डन डन। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट पे आ जाओ। आ गए जी, किस पे आ गए, अब हम आ गए हैं अपने हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पे। जो बच्चे सो रहे हैं अभी भी क्लास में, जिनको लग रहा है कि भाई क्या बात है, डायग्राम ही तो पढ़ना है, मैडम पढ़ाएंगी, बोलेंगी, दिखाएंगी पिक्चर की तरह, हम देखेंगे सुनेंगे और फिर बस हम किताब बंद करेंगे और पेपर दे आएंगे कि हमें आ गया, तो ऐसा नहीं है। NCERT ले लो, पेंसिल ले लो, मैं दोबारा से कह रही हूँ, चैट बॉक्स में क्वेरीज रेज करिए, यस नो, उनको पढ़िए आराम से, ठीक है, साथ के साथ। तो मेरे साथ ही कर लोगे ना, तो आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और इतना बढ़िया आपका रिवीजन होने वाला है। चलो फटाफट फटाफट इसको कर लेते हैं। ये क्या दिखा रहा है भाई, ये तो हमारे अमीबा में, न्यूट्रिशन इन अमीबा, फिगर 6.5, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन के हेडिंग के नीचे आपका ये फिगर दी हुई है उन्होंने, 6.5 फिगर। ये क्या दिखा रहा है पता है, ये अमीबा के डिफरेंट डिफरेंट स्टेप। फर्स्ट स्टेप, अमीबा क्या कर रहा है, इंजेशन की तैयारी, इंजेस्ट कर रहा है, इंजेशन। सेकंड स्टेप भी आपका इंजेशन को ही शो कर रहा है एक तरह से। इसका फूड पार्टिकल क्या होते हैं, डाइटम्स एंड बैक्टीरिया, ठीक है जी, वेरी गुड। इसने इंजेस्ट कर लिया, इंजेस्ट के बाद यहाँ पे आपका अब ये डाइजेशन का प्रोसेस। अच्छा, अमीबा में डाइजेशन का प्रोसेस है ना, मैं हमेशा हर बच्चे को बार बार कहती हूँ, जो बच्चे ध्यान से सुनते हैं ना, उनको तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल दिमाग में फिक्स हो गई होगी बात, कि भाई डाइजेशन में ना, अमीबा में, अमीबा जो फूड पार्टिकल है ना, उसको कहते हैं फैगोजोम, क्योंकि उसका प्रोसेस क्या है, किस प्रोसेस के थ्रू लेता है, फैगोसाइटोसिस, उसका इंजेशन होता है। इंजेशन के लिए कौन काम में आ रहा है, इंजेशन के लिए उसका स्यूडोपोडिया काम में आ रहे हैं। और आपका डाइजेशन में फैगोजोम प्लस लाइजोजोम मिलके क्या बनाते हैं, मिलके बना लेते हैं फैगोलाइजोजोम। देखो कल को अगर ना क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसे आ गया कि भाई 5 स्टेप्स अमीबा के डिस्क्राइब करो, तो क्या करोगे, तो आपको इसी में से निकालने पड़ेंगे ना, वो यू कैन नॉट से कि हमारे तो था ही नहीं, देखो पूरा पूरा उन्होंने स्टेप बाय स्टेप दे रखा है। देन डाइजेशन के बाद ये आपका दिखा रहा है, अब ये फूड वैक्यूल नहीं दिख रही है ना रेड कलर की, दैट मीन्स कि वो एब्जॉर्ब हो चुकी है बॉडी में, एब्जॉर्प्शन। इजेशन नहीं दिखाया है, इजेशन अगर दिखाता तो पता है कैसे दिखाता, ऐसे अमीबा बनाता, और यहाँ पे ये न्यूक्लियस, और यहाँ पे एक एक्सक्रीटरी वैक्यूल बनाता, और उसको बाहर ऐसे 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 फटता हुआ दिखाता।
तो आपका इजेशन हो जाता। नेक्स्ट डायग्राम ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में पूरा डायग्राम बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट चालू होगा माउथ से, बक्कल कैविटी इंजेक्शन, देन ईसोफेगस दिखाई है उन्होंने, देन ईसोफेगस के बाद ईसोफेगस देखो कहाँ खुल रही है आपका ईसोफेगस, इस स्टमक में। स्टमक कैसा है, ऐसा सी शेप, ऐसा सी बनाना है। देन उसके बाद ये ऐसे करके ऐसे जा रहा है माउथ, देन ये ईसोफेगस। ईसोफेगस सिंपल आपका फूड पाइप है, कुछ नहीं करता है, कोई डाइजेशन नहीं होता है यहाँ पर। अब ये कहाँ है, ये आपका अब स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो ये आपकी ये पीछे की तरफ से आ रहा है, यहाँ लार्ज दिख रही है, ये पीछे की तरफ से, ये जो जितनी कॉइल्ड है ना इसके अंदर, बॉक्स के अंदर लार्ज इंटेस्टाइन के, ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है। और ये जो बॉक्स जैसा बना रही है, इसका पूरा कवर कर रही है, ये आपकी लार्ज इंटेस्टाइन है। और लार्ज इंटेस्टाइन किस में खुल रही है, एनस में। एनस के थ्रू आपका क्या हो रहा है, एनस के थ्रू आपका एक्सक्रीटरी वेस्ट है वो आपका सॉरी आपका जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है, एक्सक्रीटरी वेस्ट, तो आपका वो ह्यूमन एक्सक्रीशन यूरिन वाला रहता है। जो आपका अनडाइजेस्टेड वेस्ट है वो आपका रिमूव हो जाएगा। यहाँ पे आप कभी भी एक्सक्रीशन मत करके आना। जो एनस है, जो फीकल मैटर है, वो आपका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट नहीं होता, वो आपका अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल होता है। तो भाई ये तो हो गया, तो अब इसमें एक्स्ट्रा क्या आ गया, फिर ये दो चीज़ क्या है। देखो ये लार्जेस्ट ग्लैंड लीवर है, जो आपको ऐसे अम्ब्रेला शेप की ऐसे बना के आनी है, स्टमक के ऊपर ऐसे कवर होगी। ये आपका डायफ्राम है, ये जो ऐसे दे रखा है उन्होंने, डायफ्राम के ऊपर आपके लंग्स रहेंगे, रेस्पिरेटरी सिस्टम। और ये आपका पैनक्रियास हो गया, पैनक्रियास और लिवर आपका। और इसके अंदर छोटा सा ये जो आपको दिखाया है, ये आपका बाइल हो गया। और बाइल की ये जो है ना, ये बाइल डक्ट है, ये बाइल डक्ट है, ये लीवर है आपका, ये पैनक्रियास है आपकी, ठीक है। और एक अपेंडिक्स रहती है, वेस्टिजियल ऑर्गन है जिसका कोई काम नहीं है। देन ये जो मैंने आपको बताया, ये गॉल ब्लैडर है, ये बाइल को स्टोर करता है। ऊपर वाला मैंने बताया ये डायफ्राम का दिया हुआ है उन्होंने, ये स्टमक की लेबलिंग की हुई है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस। हो गया डायग्राम। किसी को कोई दिक्कत बताओ भाई, जल्दी से फटाफट फटाफट बताओ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। ओके, बढ़े आगे, शैल वी प्रोसीड नाउ, गो हेड, चलें, चलो। नेक्स्ट आपका डायग्राम रेस्पिरेशन को दिखा रहा है। रेस्पिरेशन में ये एक एक्टिविटी है, और ये एक्टिविटी बहुत ही सिंपल सा दिखा रही है कि ये लाइम वाटर है, पिचकारी, रबर ट्यूब, एयर बीइंग पास्ड इनटू लाइम वाटर विद अ पिचकारी एंड एयर बीइंग एक्सहेल्ड इनटू लाइम वाटर। वो कह रहा है कि वैसे आपने सिंपल एयर दी और ये एक्सहेल एयर की है। एक्सहेल एयर में क्या होगा, एक्सहेल एयर में क्या होगा आपका CO2 होगी। तो CO2 और लाइम वाटर मिलके क्या करेंगे, उसको टर्बिडिटी देंगे। तो ये उसका है कि भाई जो एक्सहेल करते हैं जब, तो एक्सहेल करने में उसका क्या होता है, CO2 एक्सहेल होती है, ये उसके लिए डायग्राम है। नेक्स्ट डायग्राम किसकी बात कर रहा है, हाँ जी, नेक्स्ट डायग्राम में तो पता है आपका पूरा की पूरा प्रोसेस ही दे डाला है उन्होंने। इसको थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन कर लो प्रोसेस को। ये बताया है उन्होंने कि जो ग्लूकोज होता है वो एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। ये आता किससे है, ये आपका डाइजेशन से आ रहा है और सर्कुलेशन के थ्रू पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ब्लड करता है इसका काम, न्यूट्रिएंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का। ग्लूकोज का फेट उसका बाद में होना क्या है बॉडी में, तो सबसे पहले वो साइटोप्लाज्म में जाएगा, और साइटोप्लाज्म में वो एक 3 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल बनाएगा, प्लस साथ में थोड़ी सी एनर्जी भी निकलेगी। और जो 3 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है उसका नाम है पायरुवेट। क्या नाम है उसका, PYRUVATE, पायरुवेट। 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है। अब ये पायरुवेट, यहाँ तक तो सभी में प्रोसेस बहुत कॉमन है, सभी में एक जैसा होता है, बी इट एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक और फर्मेंटेशन वन, कोई सा भी हो, सभी में ये प्रोसेस कॉमन है। अगेन एक छोटा सा क्वेश्चन है आपके लिए, रीजन असर्शन में भी इसको प्रोसेस को पढ़ेंगे ना तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट निकल के आएंगे इससे। अब देखिए, अब ऑक्सीजन अगर नहीं मिल रही है, यानी कि आपका ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो आपका क्या होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन। और ये ईस्ट में जब हो रहा है तो इसका नाम है फर्मेंटेशन। क्या नाम है इसका, फर्मेंटेशन। कल बताया था ना मैंने आपको कि फर्मेंटेशन आपका ईस्ट बडिंग
और जब ईस्ट हाईली बड करती है, बडिंग की स्टेज में होती है, तो उस पर बड के ऊपर बड बनती है, जिसे TORULA टोरुला स्टेज कहते हैं। ईस्ट की बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है, बहुत कम टाइम में बहुत जल्दी बडिंग करती है ईस्ट। वैसे भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत कम टाइम में बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टाइम लगता है। चलो कमिंग ऑन टू द दिस, अपना इस पे आ जाते हैं रेस्पिरेशन पे। तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट मीन्स कि फर्मेंटेशन हो रहा है, तो प्रोडक्ट क्या बन रहा है, ईस्ट में बनेगा इथेनॉल। इथेनॉल का मतलब एल्कोहल, ठीक है जी, ऑर्गेनिक है। कार्बन डाइऑक्साइड, हर एक रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है और एनर्जी रिलीज होती है, मतलब ATP। क्लियर है यहां तक? देन लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक का मतलब बिल्कुल ही भाई मिले ही नहीं ऑक्सीजन, जैसे कि ये लैक ऑफ ऑक्सीजन एनारोबिक रेस्पिरेशन। अगेन ये एनारोबिक रेस्पिरेशन एक यूकैरियोटिक सेल में है, पूरा ऑर्गेनिज्म के अंदर है, और ये ह्यूमन के अंदर कहाँ हो सकता है, ये उसका एग्जाम्पल दे रखा है। पहला आपका ईस्ट दे रखा है, दूसरा ह्यूमन के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन देखने को कहाँ आपको मिलेगा, तो ह्यूमन के अंदर आपको मसल सेल में मिलेगा, जो कि आपका लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करेगा, 3 कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूलर एनर्जी, अगेन ATP प्रोड्यूस करेगा। एक बात बता दूं, एनारोबिक रेस्पिरेशन में जो एनर्जी रिलीज होती है ATP वो कम होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन में मैक्सिमम फुलेस्ट एनर्जी रिलीज होती है, एंड दैट इज 38 ATP। किन्हीं किन्हीं में 36 भी बनते हैं, ठीक है, बट आप 38 याद रखिएगा। जब पूरी ऑक्सीजन मिलेगी, यानी कि फुल ऑक्सीडेशन होगा, और वो माइटोकॉन्ड्रिया है, पावर हाउस कहते हैं ना, तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। गौर करिएगा, ये रिएक्शन फोटोसिंथेसिस की ऑपोजिट होती है, आपकी रेस्पिरेशन की रिएक्शन। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट डायग्राम उन्होंने आपका दे रखा है रेस्पिरेशन के बारे में। चलिए फटाफट से रेस्पिरेशन देखो, कुछ नहीं किया रेस्पिरेशन में, उन्होंने पूरा रेस्पिरेटरी पाथ एक तरह से बता रखा है, और पूरे लंग्स, एक लंग्स को बाहर से दिखा रखा है, एक को क्रॉस सेक्शन में अंदर का इंटरनल स्ट्रक्चर दिखा रखा है उन्होंने। ये रेस्पिरेशन नेजल पासेज के बाद यहाँ से फूड पाइप और विंड पाइप कनेक्ट होते हैं, इसीलिए आपको कहा जाता है कि जब आप खाना खाते हैं तो ज्यादा बोलना नहीं होता है, वरना आपका सांस नली में खाना अटक सकता है। फेरिंग्स, देन लेरिंग्स। लेरिंग्स क्या है आपका, ये लेरिंग्स ये आपका रेस्पिरेशन वाले में आएगा, पाथ ऑफ रेस्पिरेशन में। लेरिंग्स क्या है आपका, साउंड बॉक्स है, लेरिंग्स साउंड बॉक्स है। देन उसके बाद यहाँ पर लेरिंग्स के बाद ये आपकी जो ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर जा रही है, ये आपकी ट्रैकिया है। ट्रैकिया, इस ट्रैकिया पे कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं। यहाँ से एक 1 मार्क का क्वेश्चन आता है कि क्यों प्रेजेंट होती हैं कार्टिलेजिनस रिंग, जिससे कि ट्रैकिया है वो कोलैप्स ना हो, पिच के नहीं ऐसे उसको, जैसे कोई आपने देखो कोई लचीली सी चीज बनाई फ्लेक्सिबल सी, अब वो टिकेगी नहीं, उसकी स्ट्रक्चर गोल गोल बार बार ऐसे पिचक जाएगी, तो आप क्या करेंगे, कुछ थोड़ी सी स्टिक या कुछ ऐसी चीजें लगाएंगे, उसको सपोर्ट देंगे ना स्टिक्स वगैरह लगा के, तो ऐसे फूली रहेगी, ठीक है। अरे आजकल फीमेल्स के वो नहीं आते लहंगे वगैरह, उनमें नीचे वो लगा रहता है, केन लगा रहता है, तो वो उससे सपोर्ट रहता है, तो एकदम फूला फूला लगता है। राइट, तो कार्टिलेजिनस रिंग्स इसीलिए उसको कोलैप्स होने से बचाती हैं। उसके बाद ये जो ट्रैकिया है, ये ट्रैकिया डिवाइड हो गया आपका ब्रोंकाई में, लेफ्ट एंड राइट। ब्रोंकाई डिवाइड होती है बहुत फाइन ब्रोंक्यूल्स में, तो देखो ये तो ब्रोंकाई बना दी उन्होंने। ब्रोंकाई कौन सी है, ये वाली जो मेन आ रही है आपकी, ठीक है, ये ब्रोंकाई है। ब्रोंकाई के बाद ये जैसे ट्री में से ब्रांचेस निकलती हैं, ऐसी ब्रोंकाई से जस्ट निकलने वाली ब्रोंक्यूल्स, और ब्रोंक्यूल प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी में डिवाइड होगी। देन उसके बाद ये किससे जुड़ी रहेंगी, छोटे छोटे ऐसे छोटे छोटे सेक लाइक स्ट्रक्चर, पाउच जैसी, जिन्हें कहेंगे एल्वियोलर सेक। ऐसे सी सेक का मतलब है पाउच। यहाँ पे ये उन्होंने एक एम्पलीफाई व्यू करके दिखाया है, यहाँ पर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स है, और ये देखो ये छोटे छोटे से पाउच उन्होंने बना रखे हैं, एल्वियोलाई बना रखी हैं। ये एल्वियोलाई की अपनी एक डक्ट होती है जिसके थ्रू खुलती हैं, आपका ब्रोंक्यूल से मिलती है, उसे एल्वियोलर डक्ट कहते हैं। ये तो है अंदर की स्ट्रक्चर, क्रॉस सेक्शन में इंटरनल स्ट्रक्चर। अब बात करें आउटर, तो आउटर में देखो उनके क्या होता है, आउटर में जो लंग्स हैं ये डायफ्राम पे टिके हुए होते हैं। तो ये नीचे देखो रेड कलर का, ये जो रेड कलर का है, जिसको मैं यहाँ पे ब्लू से पूरा कर रही हूँ, ये है आपका डायफ्राम। दिख रहा है आपको, अपनी बुक में नजर आ रहा है डायफ्राम। अच्छा, अगेन भाई डायफ्राम की स्पेलिंग मत गलत कराना, DIAPHRAGM, जी आएगा भाई, ठीक है, क्या आएगा जी, डायफ्राम। डायफ्राम जिससे कवर होता है, ये आपका स्केलेटन का पार्ट है, और इसे कहते हैं रिब्स।
और इसके अंदर आपका रिब केज बनाता है, मतलब पूरा पिंजड़े जैसा बना रहे हैं ना, उसको पूरा प्रोटेक्शन दे रहा है रिब केज। चलो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अगले डायग्राम की। अगला डायग्राम देखो हमारा क्या कर रहा है, देखो फिर से आ गया, मैंने कहा था ना आपको लाइफ प्रोसेस में कि ये डायग्राम आपको अभी हम बाद में देखेंगे। इस डायग्राम को, इसको लेबल करके भी दिया हुआ है उन्होंने, राइट। चलो ये डायग्राम हमारा, ये राइट एट्रियम है। बायोलॉजी में हमेशा मैं बच्चों को बताती हूँ, जो मैथमेटिकल लेफ्ट होता है, जब आप बचपन में न्यूमेरिकल सॉल्व करते थे 9th-10th में, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड करते थे। तो जो आपका मैथमेटिकल लेफ्ट है ना, वो बायोलॉजी में बायोलॉजिकल राइट है। क्यों है भाई? ऐसे है, देखो आप बुक पे जब कोई चीज बनाओगे ना, बुक पे बनाओगे तो आप अपनी बुक को ऐसे लगा के देखो अपने इधर, तो आपका बुक का लेफ्ट वाला राइट पे चला जाएगा, राइट वाला लेफ्ट पे चला जाएगा, इसलिए आपका, तो ये राइट एट्रियम है। राइट एट्रियम में हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। ऊपर देखो, ध्यान आपको देना है ना, वो यहाँ देना है। अब राइट एट्रियम में आएगा क्या, तो यहाँ पे राइट, हमेशा जो आर्टरीज होती हैं वो दूर ले जाती हैं, तो ये दूर का सिंबल है, तो इन पे आर्टरी लिख रहा होगा, और जो अंदर लेके आएंगी उन पे वेन का सिंबल होगा। तो एट्रियम, राइट एट्रियम में आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो आपका आएगा, और ये आपका सुपीरियर वेना केवा मतलब अपर बॉडी पार्ट से आएगा, और ये आएगा लोअर बॉडी पार्ट से। ये वेना केवा फ्रॉम अपर बॉडी पार्ट, इसको कहते हैं, इस वेना केवा का नाम है सुपीरियर वेना केवा, इसका नाम है इंफीरियर वेना केवा। सुपीरियर मतलब ऊपर, इंफीरियर मतलब लोअर साइड पे, ठीक है। तो ये दो हो गई, ये इन्होंने नीचे आ रहा है डायग्राम में। आपको भी अपने डायग्राम में ना हार्ट का बनाओगे तो ऐसे एरो बनाने हैं कि भाई कहाँ से कहाँ जा रहा है। ये क्या है आपके, ये जो चैम्बर है ऊपर वाले, अपर चैम्बर क्या कहलाते हैं बच्चों? अपर चैम्बर्स आर कॉल्ड एट्रियम। तो ये देखो, ये यहाँ पे इसके ये वॉल्व है ना, तो ये जो चैम्बर है, जो मैं अब आपको ब्लू कलर से ऐसे करने वाली हूँ ना, ये एट्रियम है। ये कौन सा एट्रियम है? ये आपका राइट एट्रियम है। लेफ्ट एट्रियम कौन सा हुआ? ये वाला आपका, ये वाला आपका लेफ्ट एट्रियम हुआ, ठीक है। ये एट्रियम हुआ, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये राइट, इसीलिए उन्होंने देखो इसको लेफ्ट एट्रियम कह रखा है और इसको क्या कह रखा है? राइट एट्रियम कह रखा है। एट्रियम के बीच में आपको अब जो ध्यान देना है, वो क्या ध्यान देना है? आपको ध्यान देना है कि उसमें वॉल्व किधर है, ठीक है। तो आप वॉल्व पे ध्यान दीजिए। वाल्व्स देखिए, देखो एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर यहाँ बन रही है और एक ये, तो यानी कि ये एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच फ्लो को कंट्रोल करने के लिए वाल्व हैं, ये वाला और ये वाला, तो ये वाल्व हैं आपके। देन उसके बाद ये लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट वेंट्रिकल है नीचे वाला, और ये राइट वेंट्रिकल है, और ये जो है ये इन दोनों को डिवाइड करने वाली इनका सेप्टम कहलाता है, डिवाइडिंग वॉल, इसका क्या नाम है? सेप्टम। बाईं साइड में बाइकस्पिड वाल्व होता है और दाईं साइड में आपका ट्राइकस्पिड वाल्व होता है। अब आप आ जाओ, इसमें आपका यहाँ से ब्लड आया, एरो यहाँ लगाना है आपको, यहाँ के बाद आपका, उसके बाद ये ब्लड, बिकॉज राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड है, ये गया और ये कहाँ जाएगा? लंग्स में जाएगा, और क्योंकि ये लेकर जा रहा है तो आर्टरी नाम आएगा, और ये पल्मोनरी आर्टरी, तो एक लेफ्ट हो जाएगी और एक राइट, तो ये राइट पल्मोनरी आर्टरी और ये लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। लेफ्ट वाले में ब्लड आया है पल्मोनरी से, तो देखो दो दिख रही हैं आपको, एक और एक दो, उन्होंने भी आपके डायग्राम में दो पल्मोनरी वेन्स दिखाया है, क्योंकि इनसाइड द हार्ट जो लेकर आ रही है वो वेन है, लंग से ला रही है तो उसका नाम पल्मोनरी वेन है, और ये यहाँ से आया, यहाँ गया, और ये अओर्टा के थ्रू कहाँ चला जाएगा? बॉडी पार्ट्स को चला जाएगा। देखो आपका इसी बहाने सर्कुलेशन भी हो गया। नेक्स्ट, डबल सर्कुलेशन। डायग्राम किसको दिखा रहा है? डायग्राम 6.4 ट्रांसपोर्टेशन के अंडर में फिगर 6.11 पे हम आ गए हैं, और ये आपका दिखा रहा है डबल सर्कुलेशन को जी। तो जो डबल सर्कुलेशन है इसको एक बार देख लेते हैं फटाफट। डबल सर्कुलेशन मैंने आपको अपनी वीडियो में भी बताया हुआ, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लेना। डबल सर्कुलेशन में आपका वेना केवा लोअर बॉडी पार्ट से आपका ला रही है, ये अपर बॉडी पार्ट से ला रही है। डेफिनेटली आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो ये कौन सा पार्ट हो गया? राइट साइड का हार्ट का, और ये लेफ्ट साइड का। ऐसा नहीं होता ब्लड एकदम ब्लू होता है, ये ब्लू रेड तो हम ऐसे दिखाने के लिए कर देते हैं, अदरवाइज ये ब्लूइश रेड होता है और वो ब्राइट रेड होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। देन उसके बाद ये यहाँ आया, यहाँ से ये कहाँ गया? ये लंग्स में गया। ये कैपिलरीज है जो कि एक्चुअल डिफ्यूजन की साइट्स हैं। ये लंग्स में जाने के बाद इसने ऑक्सीजन लिया तो ब्राइट रेड कलर का हो गया। अब इसको कहाँ एंटर करना है? इसको करना है आपका
लेफ्ट साइड में एंटर एट्रियम के थ्रू, एट्रियम से वेंट्रिकल एंड देन फिर वहां से निकल के आउटा के थ्रू ये बॉडी पार्ट में जाएगा, क्योंकि बॉडी पार्ट को ना हमेशा ऑक्सीजन की ही जरूरत होती है। और फंक्शनल साइट कौन सी है डिफ्यूजन की? कैपिलरीज। तो अगेन क्या लिख रहा है? कैपिलरीज इन बॉडी ऑर्गन्स अपार्ट फ्रॉम द लंग्स। चलिए नेक्स्ट आपका ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स का डायग्राम दिखा रहा है। तो बहुत ही सिंपल डायग्राम है। 6.12 फिगर देखिए, मूवमेंट ऑफ वाटर ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन इन अ ट्री। रूट्स हैं, रूट्स वाटर को क्या कर रही हैं? अपटेक कर रही हैं। सिंपल सा डायग्राम है, रूट्स वाटर को कर रही हैं और पत्तियों के थ्रू, लीफ के थ्रू वाटर इवेपोरेट हो रहा है। लीफ का है ग्रीन पार्ट में, तो वो यही दिखा रहा है कि किस तरह से वाटर का मूवमेंट होता है। देन नेक्स्ट आपका एक्सक्रीशन से रिलेटेड उन्होंने डायग्राम दे रखा है, और ये जो डायग्राम है आपका ये एक्सक्रीटरी सिस्टम को डिपिक्ट कर रहा है कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम को बता रहा है। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या है? ए पेयर ऑफ किडनीज हैं, पेयर हैं। देन रीनल आर्टरी और रीनल वेन है। ये आपकी रीनल आर्टरी है और ये एक रीनल वेन है आपकी, ठीक है, ये रीनल वेन है। दिख रही है आपको अपनी बुक में? हाँ जी, बताइए कैसे भाई, इतना लेट लेट कैसे? देन उसके बाद आउटा, और ये आपका यूरिनरी ब्लैडर, और ये आपके किडनी से जो यूरिन आपका फाइनली बना है उसे यूरेटर्स 2 ट्यूब लेकर जाएंगी, और ये आपका पेयर्ड है। क्या है आपका? पेयर्ड। ओके, ये पेयर्ड है। देन उसके बाद ये आपका यूरिनरी ब्लैडर और ये यूरिथ्रा, यूरिथ्रा के थ्रू आपका यूरिन बॉडी के बाहर पास कर दिया जाएगा। देन नेक्स्ट डायग्राम, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको ध्यान से देख लेना प्लीज, ठीक है। ये डायग्राम आप देखिए, इस डायग्राम में आपका ये डायग्राम आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको बेसिकली उन्होंने ना एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर दिया है। ये ले दे के ना बहुत बार आता है सवाल, या तो ये डायग्राम की फॉर्म में आ जाएगा या छोटा 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाएगा, 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा, व्हाटएवर। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर दिया। नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर में सबसे पहले एक उन्होंने ऐसी कप लाइक शेप दिखाई है, ये वाली। इस कप लाइक शेप का नाम है बोमेन कैप्सूल। क्या नाम है? बोमेन कैप्सूल। देन इसके बाद ये बोमेन कैप्सूल आपके बाद, इसके बाद ये ट्विस्टेड ऐसे आपको दिख रहा है, ये ऐसे, तो ये बोमेन कैप्सूल आपका ट्विस्टेड हो रहा है और ये पास में है कैप्सूल के, तो इसे कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी। इसका नाम है पीसीटी। प्रॉक्सिमल मतलब पास, कॉन्वोल्यूटेड मतलब ट्विस्टेड ट्यूब्यूल। उसके बाद ये जो बोमेन कैप्सूल है ये आपका ऐसे करके डिवाइड हो रहा है और ये हेनलेज लूप बना रहा है, इस तरह से डिसेंडिंग एंड देन असेंडिंग, बट ये ट्विस्टेड नहीं है, सीधा नीचे जा रहा है और सीधा ऊपर जा रहा है। उसके बाद ये हेनलेज लूप हो गया आपका। ये हेनलेज लूप पता है क्या करता है? वाटर एब्जॉर्प्शन का काम करता है। जो डेजर्ट जो एनिमल होते हैं उनमें हेनलेज लूप ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है जी। देन उसके बाद फिर से कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, इसको कहते हैं डीसीटी। इसको क्या कहेंगे? डीसीटी। एंड देन उसके बाद आपका बन जाएगा कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट, तो देखिए यहां पर इन्होंने ये कलेक्टिंग डक्ट शो कर रखा है, ये वाला पूरा। इसके ऊपर ब्लड वेसल की सप्लाई रहती है इस तरह से। आप फिगर में देखेंगे, फिगर 6.14, तो ये ब्लड वेसल की जो सप्लाई है इसका नाम पता है क्या है? वासा रेक्टा। इसको कहेंगे ये वासा रेक्टा। ये भी आपको भी बना के आनी है क्योंकि इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जितना वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो ब्लड से ही लेगा, और अगर कुछ कम या ज्यादा हो गया तो यूरिन का एक डेफिनेट कॉम्पोजिशन ही बॉडी से बाहर रिलीज किया जाएगा, तो दोबारा अगेन ब्लड में डाल दिया जाएगा। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट कैपिलरीज का नेटवर्क जो कि आपका इसके बोमेन कैप्सूल के अंदर आता है वो आपका है ग्लोमेरुलस। क्या कहेंगे इसे? ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस। तो देखिए
ये ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन का मतलब है, उसने जो लिखा है ना यहाँ पे ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, दैट मीन्स कि वो पीसीटी और डीसीटी की बात कर रहा है, ठीक है। ये ग्लोमेरुलस, ये बोमेन कैप्सूल, ग्लोमेरुलस इसको दिखा रहा है जो मैंने यहाँ दिखाया है, ये चीज इसके अंदर, और ये ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन। देन इसके बाद ब्रेन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पे आते हैं। ये सिंपल सी एक आपकी बेसिक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की हेरिडिटरी यूनिट है। ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे ये सेल बॉडी है आपकी, और ये सेल बॉडी के बाद इसमें सेल बॉडी के बाद आप यहाँ पे देखेंगे न्यूक्लियस, और देन उसके बाद इसका जो लॉन्ग पोर्शन है उसे एक्सॉन कह रहे हैं। ये उसके प्रोजेक्टेड जो उसके निकले हुए हैं सेल के प्रोजेक्शंस, उनको हम कहेंगे डेंड्राइट्स। ये इम्पल्स रिसीव करने का काम करते हैं। एंड देन ये नर्व एंडिंग्स हैं। नेक्स्ट जो डायग्राम होगा अब आपका वो ये दिखाया है कि ये नर्व एंडिंग आपका कैसे कनेक्ट रहती हैं। देखो ये नर्व एंडिंग है ना, आ गई आपकी नर्व एंडिंग, बिकॉज नर्व किसको देगी मैसेज? नर्व तो बेसिकली आपका मैसेज जो देगी वो आपके मसल्स को ही देगी ना, तो मसल्स को या किसी बॉडी के ऑर्गन पार्ट को देगी, तो ये मसल से जुड़ी हुई है। तो ये जो नर्व एंडिंग है यहाँ पर, ये आपका मसल फाइबर लिखा हुआ है, मसल फाइबर से जुड़ी हुई है, उस पर इस तरह से ऐसे ऐसे करके अटैच है। ये इसका एक एम्प्लीफाइड व्यू दिखाया है कि किस तरह से यहाँ पे वो जंक्शन बना रही हैं। तो ये मसल है, सॉरी ये वाला मस्कुलर पार्ट है, ये सिनेप एक तरह से कैविटी बना रहा है, और ये आपका एक्सॉन का नॉब लाइक स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट हमारे डायग्राम पर आए फटाफट से, हम नेक्स्ट डायग्राम की बात करें तो ये डायग्राम बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ब्रेन का डायग्राम है, इसे समझ लो जल्दी से, यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चंस भी होते हैं। ब्रेन का बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ब्रेन में आपके कितने पार्ट हैं? 4 ब्रेन, जो कि आगे वाला पोर्शन है। 4 ब्रेन में सबसे बड़ा जो पार्ट है वो सेरिब्रम है। देन उसके बाद मिड ब्रेन जो है वो मिड ब्रेन आपका ये बीच वाला पोर्शन ये देख रहे हो आप, ये मिड ब्रेन है। और देन उसके बाद आपका हाइंड ब्रेन में आपके पॉन्स, मेड्यूला और सेरिबेलम। तो हाइंड ब्रेन कहाँ है आपका? ये वाला, ये पॉन्स रीजन, ये हाइंड ब्रेन के पार्ट हैं बच्चों, हर एक का अपना अलग अलग काम है। ये सेरिबेलम जो ऐसे आपको दिख रहा है ना, ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे ब्रांच से फ्लावर लाइक, और ये आपका मेड्यूला जो कि बाद में स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड भी दिखाई है उन्होंने, यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड है और यहाँ पर आपका हाइपोथैलेमस है। तो आपको भी ब्रेन में बस इतनी सी ही लेबलिंग करके आनी है, क्योंकि आपके ये ही लेबलिंग दी है। ये फिर से अगेन आपका प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के ऊपर है और मूवमेंट के ऊपर है कि मूवमेंट ट्रॉपीज और नेस्टीज, कि ये इसमें ये दिखाया है कि किस तरह से जो प्लांट है ना आपका, वो लाइट के लिए, लाइट पड़ेगी तो उसकी तरफ आप ऑटोमेटिकली झुक जाएगा। और इसको क्या दिखा रहा है? ये डायग्राम शो कर रहा है आपका किसको? ये डायग्राम आपका शो कर रहा है फोटोट्रॉपिक मूवमेंट को। अच्छा, ट्रॉपिक मूवमेंट ना इधर या तो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। जो शूट है वो उसकी तरफ जा रहा है, देखो गौर करो, ये इसकी तरफ जा रहा है, और जो रूट है ना वो उससे दूर है, तो ये नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म शो कर रहा है, और ये पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म शो कर रहा है। देन नेक्स्ट पे आते हैं, तो ये अगेन ट्रॉपीज के दिखाया है, जियोट्रॉपिक मतलब ग्रेविटी से रिलेटेड। तो आप ये वाला डायग्राम तो वैसे ही बहुत सिंपल है, मुझे नहीं लगता है इसमें कुछ आपको ना एक्सप्लेन करना पड़ेगा। देखो आप, रूट कहाँ जा रही हैं? नीचे की तरफ, दैट मीन्स कि पॉजिटिव जियोट्रॉपिक है, और शूट कहाँ जा रहा है आपका? ऊपर की तरफ, दैट मीन्स कि नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म है। प्लांट शोइंग जियोट्रॉपिज्म। नेक्स्ट, ये आपका एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड आ गया कि भाई जो आपके एंडोक्राइन सिस्टम में ग्लैंड्स हैं उनकी पोजीशन कहाँ कहाँ है। तो ये किसको दिखा रहा है? आपका एंडोक्राइन सिस्टम को। एंडोक्राइन सिस्टम में कौन सी ग्लैंड कहाँ पर है? तो देखो ब्रेन में कौन कौन सी मिल रही है आपको?
पीनियल ग्लैंड मिल रही है, पिट्यूटरी ग्लैंड मिल रही है, देन नीचे यहाँ पे थ्रोट रीजन पे आ जाओ, ठीक है। थ्रोट रीजन पे आपको मिल रही है थायराइड, पैराथायराइड एंड थाइमस। थाइमस थ्रोट में नहीं है, थाइमस चेस्ट में होता है नीचे की तरफ। देन यहाँ पे एब्डोमिनल में नहीं है। देन उसके बाद किडनी में, किडनी के ऊपर देखिए एड्रीनल ग्लैंड दिखेंगी, ऐसे किडनी रहती है, उसके ऊपर ऐसे ना कैप जैसी एड्रीनल ग्लैंड, ये दिख रहा है येलो कलर से। एंड देन आपके गॉनेड्स जहां पर है टेस्टिस एंड ओवरी, वहां पर आपको पेल्विक रीजन में मिलेंगे। कौन से रीजन में मिलेंगे आपको? आपके पेल्विक रीजन में गॉनेड्स यानी कि टेस्टिस एंड ओवरी मिलेंगे। देन हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन चैप्टर नंबर 9, फटाफट से देखो उसके डायग्राम देख लेते हैं। इसमें बहुत ज्यादा डायग्राम नहीं है आपके हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में। ये वाला डायग्राम आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बिकॉज कि ये वेरिएशन से रिलेटेड आपका डायग्राम है। देन ये आ जाओ, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप ना कई बार छोटा सा मिस भी कर जाते हो, बिकॉज इसका कहीं भी ना जिक्र आपके एनसीईआरटी में नहीं है, बट डायग्राम में दे रखा है, और ये डायग्राम पढ़ के जाना है। क्या होता है, जो ईयर लोब होती है ना, कई लोगों का देखा होगा बिल्कुल ऐसे ना जुड़ी हुई होती है यहाँ से, कई लोगों की बिल्कुल फ्री होती है, तो ये फ्री एंड अटैच्ड का है। आप यहाँ पे भी देखिए मेंशन कर रखा है इन्होंने, ये जो ईयर लोब है ये देखो, ये अटैच्ड है बिल्कुल, ठीक है, और ये आपकी फ्री है। ये थोड़ा सा यहाँ कार्टिलेज वाला पोर्शन है ना, थोड़ा ऐसे बाहर खुला हुआ है, फ्री एंड अटैच्ड ईयर लोब से। अच्छा, ये डोमिनेंट और रेसेसिव से रिलेटेड है आपका एक्सपेरिमेंट वाला, F1 जनरेशन में जो डोमिनेंट और रेसेसिव आते हैं, नीचे लिखा भी हुई है, बहुत ध्यान से देखिए। ईयर लोब क्लोजली अटैच्ड टू द साइड ऑफ द हेड, फ्री एंड अटैच्ड ईयर लोब्स आर टू वेरिएंट फाउंड इन ह्यूमन पॉपुलेशन, जिसमें से डोमिनेंट कौन सी है आपकी? डोमिनेंट है वो फ्री है, और जो अटैच है वो रेसेसिव है। इसका मतलब F1 जनरेशन में अगर प्योर फ्री एंड प्योर अटैच्ड को आप लेंगे तो पता है F1 जनरेशन में कौन शो करेगा? F1 जनरेशन में सारे फ्री वाले ही आएंगे। ये क्वेश्चन आ चुका है बच्चों आपके। देन नेक्स्ट पे आ जाओ। ये फालतू के जो भी मैसेजेस भेज रहे हैं, मैसेज भेजने से बेटर है, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि ये आप मैसेज भेजने में जितना टाइम कर रहे हैं ना बर्बाद, ये उससे बेटर आप अपना पढ़ाई करें, और आपको जैसे समझ में आ रहा है वैसे आप पढ़ाई कर लें अपना, राइट। तो यहाँ पे मैसेज भेज के अपना टाइम वेस्ट ना करें, बहुत प्रेशियस टाइम है। आज आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है, लेकिन हो सकता है पेपर देने के बाद शायद आपको बात ये समझ में आ जाए, ठीक है। तो जितना आप देर टाइप करने में दिमाग लगा रहे हैं, उतना यहाँ पे देख लीजिए एक बार, क्योंकि जब डायग्राम आ जाएगा ना, तो यही डायग्राम आपको परेशान करेंगे बाद में। देन नेक्स्ट हमारा है 9.2.2 रूल्स फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स, मेंडल कंट्रीब्यूशन। मतलब मेंडल ने कंट्रीब्यूशन क्या किया था उसके रिगार्डिंग। अच्छा, एक बात बता दूं, मेंडल के 7 जो कैरेक्टर्स है ना, वो एक बार पढ़ के जाना, डोमिनेंट कौन सा, रिसेसिव कौन सा है, किसी से भी आ सकता है सवाल उठा के। जिसमें से इंपॉर्टेंटली जब उन्होंने देखो डायग्राम में दे दिया है ना बच्चों, आपको डायग्राम में क्या दिया है उन्होंने? टॉल और ड्वार्फ का दिया है। तो यानी कि ये आपका टॉल एंड ड्वार्फ वाला आपको ये वाला तो पढ़ के जाना ही है। ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस का उन्होंने दे रखा है, ठीक है। ऑल टॉल F1 इंटू F1। एक चीज बहुत ध्यान से देखना, जब आपके ना ये जो टॉल और शॉर्ट को जब इन्होंने करवाया है, तो ये कहलाता है इनका क्रॉस, पॉलिनेशियन क्रॉस, और ये कहलाता है इनका सेल्फ क्रॉस, ठीक है। तो ये सेल्फ क्रॉस करवाया है इन्होंने जब F2 जनरेशन ली है, तो यानी कि इसका इसी से करवाया है। देन उसके बाद ये सेल्फ क्रॉस और आपका कितने में दिखेंगे? 1:2:1। ये देखिए 1:2, दोनों का जीनोटाइप सेम है, 1:1। चलिए नेक्स्ट की बात करें। फिर से उन्होंने क्या कर दिया, देखो यहां उन्होंने लिख भी रखा है, ये क्वेश्चन भी एक बार आया था कि आपका पहला जो फर्टिलाइजेशन F1 जनरेशन होती है वो आपका क्रॉस फर्टिलाइजेशन से होती है या आपका सेल्फ फर्टिलाइजेशन से होती है। तो पहली जनरेशन F1 जनरेशन आप लेंगे क्रॉस फर्टिलाइजेशन से। ये इंपॉर्टेंट है, ये मैं बता रही हूँ, इस वाले डायग्राम में आपको इस नजरिए से देखना है इसको। और F2 जनरेशन जब आप ले रहे हैं तो वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन से हो रही है।
और उसका रेशियो 3:1 है। ये रेशियो 3:1 जो उन्होंने दिखाया है, ये फिनोटाइप का रेशियो है जी। किसका रेशियो है बच्चों? फिनोटाइप का। फिगर 9.4। ये फिगर भी आपकी कंप्लीट हो गई। अगेन अब हम बात करें, अगेन उन्होंने अब क्या किया है, उन्होंने फिर से लिया है क्रॉस, लेकिन अब की बार कौन सा क्रॉस लिया है, गौर करो। अब की बार उन्होंने आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस को लिया है। दिख रहा है आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस? डाई हाइब्रिड का मतलब होता है कि आपके दो करेक्टर्स एक साथ स्टडी किए जा रहे हैं। तो उन्होंने आपको मोनो हाइब्रिड का दिया। अब इसमें 9.2.3 हाउ डू दीज ट्रेड्स गेट एक्सप्रेस्ड में ये फिगर दिया है, जिसमें उन्होंने सीड के बारे में लिया है, राउंड एंड ग्रीन, रिंकल्ड एंड येलो। ये लास्ट ईयर आपका केस बेस स्टडी में 2023 में आया है और मैंने आपको सॉल्व करना भी इसको बताया है। ठीक है, ये बिल्कुल एज इट इज आया है और यहीं से उठा के उसने दिया है डायग्राम से, और यहां से क्वेश्चन दिया है आपको। ये देखिए, ये आप फिगर देखिए, ये क्वेश्चन यहां से उठा के दिया था न्यूमेरिकल वाला। उसने बोला था कि भाई टोटल रेशो में देखो तो 16 में से डोमिनेंट वाले 9 मिल रहे हैं, 3 मिल रहे हैं, वेरिएंट 3 वेरिएंट और 1 रिसेसिव मिल रहा है। अगर टोटल 556 सीट्स हैं तो आपका डोमिनेंट वाले कितने मिलेंगे? तो जी आपके मिलेंगे 315। आपके वेरिएंट कितने मिलेंगे? 108 मिले उसको, ये 101, ऑलमोस्ट सेम फिगर है, 3:3 रेशो। और रिंकल्ड कितने मिले? 556 का 1% तो निकाल लो उसका, 16 में से 1 मिल रहा है, सॉरी, तो 556 में से कितना मिलेगा? तो कैलकुलेशन कैसे करोगे? सिंपली टोटल 556 सीट्स है ना, तो ऐसे कैलकुलेशन कर लेना। नेक्स्ट आप आ जाओ। ये आपका, ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है और सभी को पता होता है ये टॉपिक। इसमें आपको कुछ नहीं करना, XX, XY और आपके गैमीट बनेंगे X एंड X, X एंड Y। देन उसके बाद कोई भी किसी भी गैमीट से फ्यूज कर सकता है और आपका XX, XX, XY एंड XY, यानी कि 50% चांस होंगे मेल के और 50% होंगे फीमेल के। यही बताया है इन्होंने। ये गैमीट बने हुए हैं, मेल में हेटेरोगैमेटिक है, 2 अलग अलग गैमीट बनेंगे, फीमेल में एक ही दिखाया क्योंकि दोनों गैमीट XX के ही होंगे और ये मेल फीमेल का। देन नेक्स्ट आ जाइए, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का हम नहीं करवाएंगे आज, क्योंकि हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस हम कल कर चुके हैं चैप्टर में। तो मुझे लगता है कि आपको सारे डायग्राम मैंने करवाए थे, इसलिए हम इसे यहाँ पे स्किप करने वाले हैं। जिनको इसका समझना है वो कल वाला आप जाके देखिए वीडियो और उसमें आपको पूरा क्लैरिटी मिल जाएगी। यहाँ पे आ जाइए, फूड चेन। फूड चेन में इन्होंने कुछ नहीं दिखाया है। ABC आपका, ये तीनों प्रोड्यूसर की कैटेगरी हैं, ये आपका फर्स्ट कंज्यूमर की हैं, देन उसके बाद सेकंड एंड देन टॉप कार्निवोर्स की कैटेगरी है। देन उसके बाद ट्रॉफिक लेवल दिखाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है भाई, ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल का मतलब हुआ कि आपके जो आपके प्रोड्यूसर्स हैं वो सबसे ज्यादा होंगे, देन प्राइमरी कंज्यूमर उससे कम होंगे, सेकेंडरी उससे कम, टर्शरी उससे कम। और ये एक फूड चेन एंड फूड वेब के अंडर आपका ट्रॉफिक लेवल का डायग्राम है। और ये अपराइट है और ये किसके लिए होल्ड कर रहा है पता है? ये एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के लिए होल्ड कर रहा है। किसके लिए होल्ड करता है? ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के लिए। यही चीज अगर पता है एक्वेटिक में होती तो ये आपका ऐसे बन जाता, इन्वर्टेड। आप सोचिएगा क्यों बनता। ये एक फूड वेब को डिपिक्ट कर रहा है। ये बहुत ही सिंपल है। आप देखिए, अलग अलग प्रोड्यूसर्स, डिफरेंट प्रोड्यूसर्स दिखाए हैं। देन उसके बाद आपका ये बताया है उन्होंने कि आपका इसको अगर फूड चेन में ये इसके ऊपर डिपेंडेंट है, ये इसको खा रहा है, ये इसको कंज्यूम कर सकता है, इसको भी कर सकता है। मतलब आपस में डिफरेंट फूड चेन कनेक्ट करती हुई दिखाई है। ये थोड़ा ध्यान से करके जाइएगा, बिकॉज इसमें से ना कहीं से भी कोई भी फूड चेन को वो उठा के आपसे ना एक फूड चेन बना के पूछ लेगा और फिर पता है क्या पूछेगा कि फिर वो आपसे ये पूछेगा कि ये तो एक फूड चेन मैंने दे दिया अब आपको, अब आप इसकी ही ना दूसरी फूड चेन बना के बताइए कैसा होगा। ठीक है, सो here completes our all the diagrams from the NCERT। जो भी आपके बुक के डायग्राम हैं, यहाँ पे आपके सारे डायग्राम हमने कवर कर लिए।
एक लास्ट डायग्राम आप देख लीजिए, वही कि सनलाइट प्रोड्यूसर्स, हर्बीवोर, कार्निवोर, टॉप कंज्यूमर्स, आपके टॉप कार्निवोर्स. सो गाइज दैट्स ऑल फॉर द टुडे. आपका फटाफट से हो गया सारा की सारा डायग्राम का